हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आ गए आप सभी लोग आपके अपने चैनल एसआर क्लासेस बाय रुपेश मित्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पर आइए, आपको हर एक चीज बिल्कुल समझ में आएगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। अगर जो आप नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरा देखिएगा, और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि पार्ट 1 में मैंने सजीवों के लक्षणों के बारे में पूरे डिटेल से बताया था, और आज हम ठीक उसके बाद वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोककर नोट करते जाइएगा, वीडियो को सुनते जाइएगा। आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के टाइम स्टार्ट होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, बहुत इजी शब्दों में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बिल्कुल जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अनेक प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स की जो कैटेगरीज पाई जाती हैं, जिनका हम एक आसान भाषा में एक समय में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो देखा जाए तो 10 लाख लगभग 10 लाख जंतुओं की यानी एनिमल्स की जो स्पीसीज पाई जाती हैं, और लगभग 5 लाख प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इनका अगर जो हम अध्ययन करने चले, इनके बारे में अगर जो हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे तो हमको काफी समय लग जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में सभी जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब भिन्नता पाई जाती है, यानी हर एक जीव अपने में अलग है कुछ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, इनको इन जीवों का आसानी पूर्वक अध्ययन करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसा बनाया जाए, साइंटिस्टों ने सोचा कि इनका हम आसानी पूर्वक अध्ययन कर सकें और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक जीवों के बारे में हम डिस्कस कर सकें। इसीलिए उन्होंने कैटेगरीज और उनके लक्षणों के आधार पर एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिवाइड कर दिया गया, जिसको टैक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सा। बिल्कुल हाँ, क्या बताया मैंने कि इनके कैटेगरी और लक्षणों के आधार पर, इनके स्वभाव के आधार पर इन सभी को एक टैक्सा में रख दिया गया है, यानी इन सभी को जो है श्रेणियों में रख दिया गया, जिसको टैक्सा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल अब हम तो आप जो मैंने यही बातें बताई, आप यही जो है आप जीवधारियों के वर्गीकरण में लिख सकते हैं। वर्गीकरण करने का एक यही अहम कारण था। अब अगली हेडिंग क्या कह रहा है? जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, या अब हम देखते हैं कि जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता देखते हैं क्यों पड़ी। जैसा कि अभी आपको नॉर्मली पता ही होगा, अभी हम बता चुके हैं भाई कि इतने एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज थी, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज थी। अगर जो इनका हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करते तो हम काफी समय हमको लग जाता, और शायद अभी भी हम 1 लाख से 2 लाख स्पीसीज का अध्ययन भी ना कर पाते हैं, और लगभग 10 लाख से अबव भी हैं। इसीलिए आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी आवश्यकता करने की, ताकि हम कम समय में हर स्पीसीज के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकें और
ये हमारे स्टडी मटेरियल में भी मदद कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं कि विश्व में हम देखते हैं कि जीवों में अनेक विविधता पाई जाती है। इन विविधताओं को समझने के लिए, कम करने के लिए, कम समय में सभी जीवधारियों का अध्ययन करने के लिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल, इसीलिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी थी, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक जीवों का जो है हम अध्ययन कर सके। इनको वर्गों में डिवाइड करके हम अधिक से अधिक अध्ययन कर सके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसे कहते हैं, बिल्कुल बता दिया। और आवश्यकता क्यों पड़ी, बिल्कुल, ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा जीवधारियों का अध्ययन कर सके। चलिए अब हम अगला देखते हैं कि इसके वर्गीकरण के लाभ क्या है। वर्गीकरण के लाभ, बिल्कुल लिखते रहिएगा, मैं बोलता रहता हूं और आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते रहिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वर्गीकरण के लाभ क्या होते हैं। भाई ऐसा क्या हुआ, भाई वर्गीकरण कर दिया गया, भाई आवश्यकता भी बता दी गई है, वेरी गुड। अब लाभ क्या होते हैं, भाई कोई फालतू में कोई तो करेगा नहीं ना कोई बेनिफिट्स तो होंगे ही। तो लाभ को देखते हुए कुछ पॉइंट्स में बताता हूं, समझिएगा, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को रोक लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बिल्कुल। हाँ, जरूर लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, अब देखते हैं वर्गीकरण के लाभ क्या होते हैं। कि पहला पॉइंट क्या है, जीवों की विविधता के बारे में बताता है। जीवों की विविधता, विविधता पॉइंट ये यहां पर आया, ये एक अपने आप में एक डिफिनेशन है। विविधता का मतलब सभी जंतुओं में भिन्नता, विविधता का मतलब भिन्नता दर्शाना, भिन्नता दर्शाना यानी अलग अलग का अलग अलग स्वभाव, बिल्कुल। यानी कि जीवों की विविधता के बारे में बताता है। यानी जब हम वर्गीकरण कर देंगे, सभी एनिमल्स को अपने अपने क्लास में डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस क्लास का एनिमल में ये विविधता पाई जाती है, इस क्लास के एनिमल में ये विविधता पाई जाती है, बिल्कुल। जैसे हम मान लेते हैं कि मोनेरा को हमने देख लिया, तो मोनेरा को देख लिया, प्रोटिस्टा को देख लिया, तो जो मोनेरा में जो विविधता पाई जाएगी वो प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाएगी। यानी कि ये भी आगे हम पढ़ेंगे मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है। यानी कि जीवों की विविधता के बारे में बताता है। यानी कि अगर हम वर्गीकरण कर देंगे तो हमको सभी जीवों की विविधता के बारे में बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाएगा। जीवों की उत्पत्ति तथा परस्पर संबंध का ज्ञान, ये भी पता चल जाता है वर्गीकरण करने से कि प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका आपस में संबंध क्या है। यानी कि प्रत्येक, अगर जो इनका हम वर्गीकरण हमने कर दिया है, तो हमको ये आसानी से पता चल जाएगी कि कौन सा जीव, यानी कौन से जीव की कैसे उत्पत्ति हुई है और उनका एक दूसरे जीवों से क्या संबंध है, आराम से पता चल जाएगा हमको। इसके द्वारा बहुत ही सरल पॉइंट कि इसके द्वारा कम समय में हम अधिक जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सबसे इजी पॉइंट है कि कम समय में हम अधिक जीवों का अध्ययन कर ही सकते हैं ना भाई, बिल्कुल कर सकते हैं कम समय में हम अधिक जीवों का अध्ययन। क्योंकि अगर जो हम वर्गों में बांट देंगे, वर्गों में मैंने बांट दिया, यानी मैंने सभी वर्ग पढ़ लिए, यानी मैंने ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स की स्पीसीजों के बारे में पढ़ लिया, यानी कम समय में हम जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। जीवों के विकास क्रम एवं प्रमाण का पता चलता है। यानी कि जीव किस तरीके से विकास हुए, विकसित हुए, मतलब उनका विकास कैसे हुआ, यानी कैसे वे डेवलप हुए धीरे धीरे एवं ठीक है, इसी के प्रमाण का पता चलता है। अगर हम वर्गीकरण कर देंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा जीवों के हमको विकास का प्रमाण पता चल जाएगा, यानी वो कैसे डेवलप हुए, बिल्कुल। यानी हम देखते हैं रोज के बारे में देखेंगे या किसी प्लांट के बारे में देखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्लांट की कुछ लाख साल पहले ऐसा था, फिर 1000 साल पहले ऐसा हुआ, प्रेजेंट टाइम में ऐसा है। ठीक है, अगर वर्गीकरण सही से पढ़ेंगे तो हम मतलब उनका टोटल विकास क्रम आसानी से सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि वर्गीकरण की पद्धतियां, यानी वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्गीकरण की
मुख्य 4 पद्धतियां होती हैं, बिल्कुल 4 पद्धतियां होती हैं, जिनमें से हम पहली पद्धति कृत्रिम पद्धति के बारे में पता करेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब जैसे नाम से ही लग रहा होगा कि ये कृत्रिम है, यानी कि ये इंसानों के द्वारा ही बनाई गई पद्धतियां हैं कृत्रिम पद्धति। इसमें क्या होता है, 1-2 लक्षणों के आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया जाता है, यानी 1-2 लक्षणों के आधार पर प्लांट से एनिमल को वर्गीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, यानी साफ और डिफिनीशन क्या लिख सकते कृत्रिम पद्धति में कि इस पद्धति में, चलिए मैं लिख देता हूं बिल्कुल, कि इस पद्धति में 1 या दो लक्षणों के आधार पर ही जीवों को वर्गीकृत कर दिया जाता है, जीवों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो ऐसी पद्धति को लिखते रहिएगा आप सभी लोग बिल्कुल साथ में। तो ऐसी पद्धति को कृत्रिम पद्धति कहते हैं या आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि 1-2 लक्षण क्या होते हैं, किन लक्षणों के आधार पर। पहला, आकार देखते हैं सभी एनिमल्स का, आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। दूसरा क्या देखते हैं, आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। और दूसरा, जीवन की अवधि और आवास। ठीक है, कि मतलब जीवन की अवधि और तीसरा पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल देखते रहिएगा, आवास। यानी कि 3 पॉइंटों में डिवाइड कर दिया गया है कि आकार, जीवन की उत्पत्ति और आवास के आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। आकार के आधार पर प्लांट्स को शाक ये लिखा भैया देखते रहिएगा, शाक, झाड़ी और वृक्ष में डिवाइड कर दिया गया। वृक्ष में डिवाइड कर दिया गया, यानी जैसे मैंने क्या बताया कि कृत्रिम पद्धति के अनुसार कैसे प्लांट, मतलब कृत्रिम पद्धति में क्या हुआ था, कैसे डिवाइड किया गया था, लक्षणों के आधार पर 2 या 3 लक्षण होंगे, लक्षणों के आधार पर डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जैसे क्या, आकार, यानी आकार के आधार पर भी उन्होंने क्या किया, प्लांट को डिवाइड कर दिया। जैसे कि साग क्या होते हैं, जिनके तने जो होते हैं, तने कोमल होते हैं, जिनको आसानी से आप कुछ से दबा सकते हैं आराम से। जैसे कि क्या होते हैं, जैसे साग ले लो, सरसों का साग ले लो, या नॉर्मल वाले जैसे पालक ले लो, धनिया ले लो, ये सब क्या होते हैं, साग होते हैं। ठीक है, साग यानी कि जिनके तने बहुत ही नाजुक और कोमल होते हैं, यानी लोग उनके आकार के आधार पर उनको साग बना दिया गया। झाड़ी क्या होते हैं, जिनके तने और पत्तियां थोड़े कांटे युक्त होते हैं, थोड़े खुरदुरे होते हैं, कांटे युक्त होते हैं, उनको क्या कर दिया गया, उनको झाड़ियों में डिवाइड कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, उनको झाड़ियों में डिवाइड कर दिया गया। और वृक्ष क्या होते हैं, जो जिनका तना ऊंचा होता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है,
उनको वृक्ष में डिवाइड कर दिया गया, यानी नॉर्मली आकार के आधार पर शाक झाड़ियों वृक्ष में इन्होंने डिवाइड कर दिया गया। यानी अगर जो हम जितने कोमल तनों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट जितने प्लांटों के कोमल तने होंगे और नाजुक तने होंगे उनको शाक बोलेंगे, और जिनके खुरदुरे होंगे, कांटे युक्त होंगे, उनको झाड़ी बोलेंगे, और जो विशाल होंगे तने जिनके और काफी बड़े पेड़ होंगे उनको हम वृक्ष बोलेंगे। ठीक है, प्लांट होंगे जो काफी बड़े प्लांट होंगे उनको हम वृक्ष बोलेंगे। जीवन की अवधि के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत ही आ रहा है जीवन की अवधि में, यानी ये सब मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया है। पहले एक बार हिसाब से देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि वर्गीकरण की पद्धतियों के अंतर्गत पहला हमने पद्धति क्या देखी, कृत्रिम पद्धति की डेफिनेशन मैंने लिख दी। डेफिनेशन लिखने के बाद मैंने क्या बताया कि कौन कौन से लक्षणों के आधार पर कृत्रिम पद्धति डिवाइड हुई थी, आकार, जीवन की अवधि और आवास, आकाश लिखा था, आवास। जीवन की अवधि क्या देखते हैं कि हम प्लांट देखते हैं कि जब किसान फसल उगाता है तो कुछ फसल एक साल में उग जाती है, कुछ फसल तिमाही में उगती है, तो उसी के आधार पर यानी कि जीवन की उत्पत्ति के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक वर्षीय और बहुवर्षीय प्लांट में इनको डिवाइड कर दिया गया। यानी ऐसे प्लांट जिनका जीवन काल एक वर्ष का होता है, यानी एक वर्ष में अपना संपूर्ण जीवन काल बिता लेते हैं, उन्हें एक वर्षीय कहते हैं। या एक वर्ष से कम भी अगर जो उनका जीवन काल हो फिर भी उनको एक वर्षीय ही बोलेंगे। बहुवर्षीय प्लांट क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट जो जिनका जीवन काल एक से अधिक वर्षों का हो, बहुवर्षीय कहलाएंगे। जैसे नीम ले लेते हैं, बरगद ले लेते हैं, आम ले लेते हैं, पीपल ले लेते हैं, अशोक का वृक्ष ले लेते हैं, तो यही सब क्या है, ये बहुवर्षीय है। यानी ये जो क्या बताया जा रहा है, ये इनका जीवन काल यानी इनका जीवन चक्र एक वर्ष से अधिक होता है लोग, यानी कि जीवन की अवधि के आधार पर कितने प्रकार के प्लांट होते हैं, दो प्रकार के बेटा प्लांट होते हैं, एक वर्षीय होते हैं और दूसरे बहुवर्षीय होते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। अगला क्या है, आवास, यानी आवास के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण कृत्रिम पद्धति में कर दिया गया था। यानी जो भूभाग पर रह रहे हैं, यानी जो जमीन पर रह रहे हैं। हाँ भैया बिल्कुल, कौन बताया कि जमीन पर कौन कौन प्लांट एनिमल रहते हैं, बिल्कुल बताइए, कमेंट में डालिए, देखते हैं किसका बहुत अच्छा कमेंट होगा, उसको मैं टैग करूंगा, बिल्कुल टैग करूंगा। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और यहाँ तक अगर जो आ गए हैं, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं पार्ट 3 डालूं और ऐसे ही वीडियो डालता रहूं और आपको मिल जाए और आप तुरंत कॉपी पेन लेकर SR क्लासेस से जुड़ सकें। स्टार्ट करते रहते हैं, हम देखते हैं कंटिन्यू कि आवास यानी जो भूभाग पर जो एनिमल रहते हैं उनको स्थलीय कहा जाता है, और जो जल में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, जलीय कहा जाता है। जलीय जैसे कि मछलियां हो गई और जल में रहने वाले प्लांट कुछ हो गए और मछलियां हो गई और बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं। आप कमेंट में डाल दीजिएगा कौन कौन से एनिमल होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना मालूम है। ठीक है, बिल्कुल, तो वो क्या हो गए, बिल्कुल आवास के आधार पर जलीय और स्थलीय में इनको वर्गीकरण कर दिया गया था। मैंने जीवन की अवधि में सिर्फ दो ही बताए, एक वर्षीय और बहुवर्षीय। इसमें द्विवर्षीय भी प्लांट्स भी आते हैं, जैसा कि नाम को लग रहा है द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष, यानी कि जिनका जीवन काल, जिन प्लांट्स का जीवन काल 2 वर्ष का होता है उन्हें द्विवर्षीय कहते हैं। बिल्कुल, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगली पद्धति हमारी नेचुरल सिस्टम्स है, बिल्कुल प्राकृतिक पद्धति है। इस पद्धति का प्रतिपादन जॉन रे ने दिया था। पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के 1 नंबर में पूछा जाएगा या 1 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, जॉन रे ने किया। जॉन रे ने प्राकृतिक पद्धति का प्रतिपादन किया।
बहुत ही छोटे शब्दों में मैं इस पद्धति के बारे में बता दूंगा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन नॉलेज के बेस पर मैं आपको बता दूंगा कि इस पद्धति में सभी एनिमल्स और प्लांट्स यानी जीवों को जो है उनके स्वभाव, कार्यकीय स्थान, आवास, इसके आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया गया था, जैसे कृत्रिम पद्धति में किया गया था। लगभग उसी से हल्का फुल्का मैच होता रहेगा। स्वभाव के आधार पर, कार्यकीय के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, संबंध के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, समानताओं के आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया गया था। ठीक है। और इस पद्धति में सबसे बात क्या बताया जाता है कि किसी भी समूह की हमको जानकारी आसानी से हमको कृत्रिम पद्धति के द्वारा आसानी से मिल जाएगी। अब हम लोग अगली पद्धति देखते हैं। चलिए अगली पद्धति के बारे में हम देखते हैं, जो कि तीसरे पॉइंट पर है, जाति वृत्ति पद्धति के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति कृत्रिम पद्धति थी, वही सबसे ज्यादा मोस्ट होती है। बाकी ये पद्धतियां मैं सिर्फ आपको नॉलेज के बेस पर मैं बता रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा कि जाति वृत्ति पद्धति क्या होती है। किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जाति वृत्ति पद्धति कहते हैं। यानी कि जाति वृत्ति पद्धति क्या है, यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ, यानी धीरे धीरे जिस विकास से हुआ, यानी कि वो पहले की सरल संरचना वाला जीव था, फिर वो जटिल संरचना वाला जीव बना, यानी कि तो यही पद्धति बताती है कि किसी भी जाति के विकासीय क्रम को, यानी कि उसका विकास किस क्रम में हुआ है, उसे जाति वृत्ति पद्धति कहते हैं। जाति वृत्ति यानी कि उसकी जाति कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुंची, यानी वो कहाँ से जीव स्टार्ट हुआ और आज वो कैसा है। यानी कि इस पद्धति में ये पूरा संपूर्ण ज्ञान बताया जाता है कि किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जाति वृत्ति पद्धति कहते हैं, यानी कि उसका विकास का क्रम कैसा है उसे जाति वृत्ति पद्धति कहते हैं। फेनेटिक पद्धति है आपके सिलेबस में, लेकिन सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफी लंबी होती है फेनेटिक पद्धति और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है। अगर जो फिर भी आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट करिएगा, आप सीखने के इच्छुक हैं तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। देखिए को बिल्कुल से अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आपके दोस्त भी जो है इस वीडियो को देखेंगे और उनके भी नोट्स प्रिपेयर होके रहेंगे और फिर क्या होगा, सभी का साथ चलेगा। ठीक है, और सभी लोग अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।